जय हिंद फ्रेंड। हम इकोनॉमी देखने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, हर एक टॉपिक को यहाँ देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमी में। पेन नहीं चल रही, ठीक है। अभी इकोनॉमी के बारे में हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करें, ये दो प्रकार का मतलब इसमें कॉम्बिनेशन बनता है। हम देखते हैं, एक तो इकोनॉमी, ठीक है, ये हर एक देश की अपनी अलग अलग होती है। इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक। और एक जो है जिसको नाम दिया जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो हर एक किसी देश का अर्थशास्त्र नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी देश की व्यवस्था हो सकती है, अर्थव्यवस्था सभी देश की हो सकती है। इंडियन इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, इसको हम लोग कहेंगे किसी देश की रहेगी। लेकिन ये अर्थव्यवस्था, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र एक ही रहता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स एक, इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इसका अध्ययन कैसे करना है हमको, ठीक है, ये पढ़ने का तरीका ही क्या कहलाएगा, व्यवस्था कहलाएगी। तो इसी के बारे में आज हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक ना। तो यही चीज़ हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थव्यवस्था मतलब एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। यानी कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, कितना निवेश हुआ है, उपभोक्ता, इन सब का अध्ययन ही जो है इसमें कहलाता है। तो अर्थशास्त्र को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है, और इसका मतलब है धन का विज्ञान, धन का विज्ञान, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ धन का अध्ययन करने वाले हैं, धन का विज्ञान है, ठीक है। घर से संबंधित, घरेलू जितने भी वहाँ पे घरेलू यानी घर से संबंधित धन का विज्ञान है, ठीक है। इसी को जो हम लोग देखते हैं, जैसे इसका हम लोगों को अध्ययन करना है तो इसका मतलब होता है घर से संबंधित प्रबंधन, ठीक है। जो कुछ भी वहाँ जितने खर्चे होंगे, जो उपनिवेश होगा, उपभोक्ता, ये सब जो है वहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। तो अर्थशास्त्र में हम यही चीज देखने वाले हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो ये अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांटते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक जो कहे जाते हैं वो आधुनिक में एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनके द्वारा बुक लिखी गई, और इन्हीं को एक किताब लिखी गई थी 1776 ईस्वी में। इन्हीं को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र का। बट इससे पहले करीब 400 ईसा पूर्व में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है।
तो प्राचीन अर्थशास्त्री या फिर भारत के अर्थशास्त्री कौटिल्य को माना जाता है, ठीक ना। इन्हीं को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, तो अर्थशास्त्र के प्रकार की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं अर्थशास्त्र में? तो पहला इसका है सूक्ष्म यानी कि छोटा, ठीक है, जिसको ज़्यादा हिंदी सुधार के रख दिया गया है, जिसको नाम दिया जाता है व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमी। और यहाँ पे समष्टि, समष्टि का मतलब होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक ना। तो ये व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा। जब कभी भी हम लोग किसी एक कंपनी का, ठीक है, एक कंपनी हो गई, किसी एक व्यक्ति के बारे में, यानी अगर हम बात करें किसी एक यानी छोटे स्तर पर अध्ययन करें आर्थिक गतिविधियों का, किसी भी छोटे स्तर पर अगर अध्ययन किया जा रहा है तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और जब वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर अगर अध्ययन किया जा रहा है आर्थिक गतिविधियों का, तो इसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और जॉन मेनार्ड किन्स को, जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये जनक हैं किसके? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के, और ये जनक हैं समष्टि अर्थशास्त्र के। इन दोनों का मतलब है कि जब हम किसी एक वृक्ष का अध्ययन कर रहे हैं, केवल एक वृक्ष का अध्ययन करें तो कहलाएगा व्यष्टि, और जब हम पूरे के पूरे बगीचे का अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा समष्टि, ठीक है। यानी जब हम पूरे बगीचे का अध्ययन करें तो समष्टि अर्थशास्त्र, और इस बगीचे के केवल एक वृक्ष का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण था। अब हमको देखना है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप। क्या ये कलर विजुअल है? बताइएगा। ये विजुअल नहीं होगा उतने अच्छे से, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर ही देते हैं, बाकी दिखेगा, अभी आगे से इसको देखा जाएगा। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक स्वरूप कहलाता है अर्थव्यवस्था, ठीक ना। इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि जैसे किसी विद्यालय को हम अगर देख रहे हैं कि एक विद्यालय है,
और अगर इस विद्यालय में हम बात करें तो ये विद्यालय क्या अर्थशास्त्र कहलाएगा, लेकिन इसका सिस्टम किस तरीके से कैसे हमको पढ़ना है वहाँ ये सब चीज़ें जो है हमको अर्थव्यवस्था कहलाएगा। आइए इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए, मैं आपके घर गया, ठीक ना, ये आपका घर था और मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे को देखने को मिला कि यहाँ पर आपके घर में, ये हम देखेंगे कि आपका घर जो है 2 मंजिला है कि 3 मंजिला है, कच्चा है कि पक्का है, ठीक। यहाँ कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना कैसी है, ये सब जब हम अध्ययन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम देख रहे हैं तो एक क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र कहलाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाएगा। बट यदि हम यहाँ 10 दिन रहते हैं, ठीक है, यहाँ अगर हम 10 दिन रहते हैं तो हम जानेंगे कि इस घर में किस तरीके से यहाँ पर निर्णय कौन लेता है, यहाँ का प्रमुख व्यक्ति कौन है, यहाँ सबसे जो है महत्वपूर्ण निर्णय किसके माने जाते हैं, कौन किसका कार्य है, कौन यहाँ पे कौन सी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो इन सभी चीज़ों का जब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ की व्यवस्था किस तरह से संचालन, यहाँ की व्यवस्था की जा रही है, उसका अध्ययन जो है इकोनॉमी कहलाएगा, ठीक है। तो ये दोनों शब्द जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का भी वर्गीकरण किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के अगर वर्गीकरण की बात करें तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण होता है ये कई आधार पर किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमी का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो कई आधार पर किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से आधार हैं, तो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से आधार हैं। तो पहला तो यहाँ आ जाएगा खुलेपन के आधार पर, क्रियाशीलता जो है किस तरीके से यहाँ चल रही है। फिर हम देखेंगे यहाँ राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, यानी स्वामित्व तो किसका है, ठीक है। स्वामित्व तो मालिकाना हक के आधार पर भी कह सकते हैं, राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर भी कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे क्षेत्रक के आधार पर, ठीक है। क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम क्षेत्रक तक हम लोग देखेंगे। फिर विकास के आधार पर देखेंगे विकासशील, विकसित, ठीक है, अल्प विकसित। ये जो है हम लोगों को देखना है विकास के आधार पर, ठीक ना। तो ये सारी चीजें अभी हमको देखना है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं इधर क्रियाशीलता या खुलेपन के आधार पर, तो इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो खुलेपन के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ खुली अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। देखिए, जब कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश है, केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि कोई भी देश जब किसी दूसरे देश के साथ आयात निर्यात जो है
रखता है। आयात निर्यात की प्रक्रिया हमेशा के लिए खुली रखता है, ठीक है। यहाँ से कोई भी वस्तु का आयात निर्यात किया जा सके, ठीक है। किसी भी वस्तु का आयात निर्यात किया जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। जब यहाँ पे किसी भी वस्तु का आयात और निर्यात किया जा रहा है, ठीक है, आयात भी हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है, किसका, वस्तु और सेवा का, ठीक है। वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा जब दोनों का आयात और निर्यात दोनों हो तो क्या कहलाएगा, तो यहाँ कहलाएगा खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, ओपन इकोनॉमी। लेकिन जब किसी देश में, ठीक है, यहाँ भी कोई देश है और इस देश में अगर हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ किसी भी दूसरे देश से कोई भी चीज़ ना तो आ रही है और ना ही जा रही है, ठीक है, यानी इस देश का जो भी वस्तु और सेवा है इसी देश में रह रही है और बाहर की वस्तु और सेवा अंदर नहीं आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी इसको नाम दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था इसको कहा जाएगा। और जब यहाँ पे आयात निर्यात होगा वस्तु और सेवा का तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी नाम दिया जाएगा, ठीक है। ये तो खुलेपन के आधार पर था। आगे हम देखते हैं दूसरा, और उसका नाम है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं इसको, तो ये कितने भागों में बांटी जाएगी, तो इसको हम देखेंगे तीन अलग अलग इसके प्रकार रहते हैं, ठीक है। पहला इसमें कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा इसमें कहलाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा इसमें कहलाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसका सोशलिस्ट, इसका मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए इसको एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसी एग्जाम्पल से आपको समझना है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमको बनाना था एक कोचिंग, ठीक है, एक कोचिंग जो है हमको ओपन करना था। और इस कोचिंग को ओपन करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें ज़रूरत थी 1 CR की, 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। फिर हमें यहाँ ज़रूरत पड़ी 10 बीघा ज़मीन की। बड़ी कोचिंग खोल रहे हैं, ऐसी छोटी कोचिंग थोड़ी हम लोग खोलते हैं। और फिर यहाँ हमें ज़रूरत थी यहाँ कार्य करने के लिए कुछ श्रमिकों की, तो 10,000 लोग यहाँ शामिल हुए काम करने के लिए। तो अब हम क्या यहाँ देख रहे हैं, एक चीज़ हमको यहाँ देखने को मिला कि जब हमने यहाँ पर देखा, 1 मिनट, कलर चेंज, वी विल चेंज वांट कलर, बट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि इसको कहा जाता है पूंजी,
इसको कहेंगे भूमि और इसको कहेंगे श्रमिक। और उत्पादन के कारक 4 होते हैं और एक चौथा होता है उद्यमी, जिसको कहते हैं मालिक। उत्पादन के चारों कारक पर जब किसी प्राइवेट व्यक्ति का, जैसे कोचिंग का नाम था सुजीत कोचिंग क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको बनाया है, हमारा पैसा, हमारी ज़मीन, हमारे द्वारा श्रमिक लाए गए, तो इन सब में उद्यमी कौन है? हम हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये प्राइवेट हो गया, ठीक है, पूंजी हमारी है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जब इस कोचिंग पर मालिकाना हक हमारा होगा, यहाँ केवल और केवल उद्यमी हम होंगे और हम एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, तो क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो जाए कि सरकार जो है कोचिंग खोले, सरकार कोचिंग क्लास इसका नाम रख दे, ठीक है, और सरकार ही पैसा दे, सरकार ही जमीन दे और सरकार ही श्रमिक दे, और खुद जो है यहाँ पे उद्यमी भी खुद बन जाए, सरकार ही यहाँ मालिक भी बन जाए, तो क्या कहलाएगा? इसको हम लोग देखेंगे तो इसको अब हम क्या नाम देंगे? समाजवादी। जब यहाँ एक प्राइवेट व्यक्ति मालिकाना हक उसका था, एक प्राइवेट व्यक्ति मालिक था, तो उसे पूंजीवादी कहते थे। अब यहाँ सरकार मालिक है तो कहेंगे समाजवादी। लेकिन मान के चलिए ऐसा हुआ कि यहाँ जब हम थे, यानी कि यहाँ पे हम का मतलब आप जान ही रहे हैं, ठीक है, यानी हमारे द्वारा ये कोचिंग खोली गई थी, ठीक ना। तो जब हमारे द्वारा कोचिंग खोली गई थी तो अब यहाँ पे इसके बाद समाजवादी में क्या हो गया? सरकार के द्वारा। तो अब सरकार को लगा ये तो अलग अलग कहलाएगा, तब तो पूंजीवादी और समाजवादी कहलाएगा। लेकिन सोचिए कि ऐसा हुआ, ठीक है, हुआ ऐसा कि अब सरकार जो है, कोई ऐसा देश है जहां सरकार को लगे कि ऐसा नहीं बल्कि हमको क्या करना चाहिए कि ये जो कोचिंग खोलना है ना, इस कोचिंग का नाम हम लोग क्या दे दें? इस कोचिंग का नाम जो है हम लोग दे देते हैं, ठीक है, SS और CC। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अब ये सरकार हमसे कर रही है समझौता, ठीक है, सरकार हमसे समझौता करेगी और क्या कहेगी कि एक काम करते हैं कि कोचिंग जो हम खोलने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप पैसा दे दीजिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पे पैसा जो है हमारे द्वारा दे दिया गया, और यहाँ पर ज़मीन जो है इसके पास है, तो जो ज़मीन थी, ठीक है, ज़मीन जो है वो सरकार दे देती है। तो पैसा किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे हमारे द्वारा दिया गया है पैसा, ठीक है, पैसा हमारे द्वारा दिया गया और यहाँ पे ज़मीन सरकार के द्वारा दी गई, ठीक। और जो श्रमिक थे, श्रमिक कुछ हमारी तरफ से, ठीक है, कुछ हमारी तरफ से और जो है कुछ सरकार की तरफ से। तो ये अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि मालिक भी कितने लोग? 2 लोग, यानी मालिकाना हक भी दोनों लोगों का है, तो मिल गए दोनों लोग ना, तो क्या कहलाएगा? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। दोनों लोग मिल के चलाएंगे, तो अब इसका नाम दे दिया गया सुजीत और साथ में सरकार कोचिंग क्लास, ठीक है। अब जो है इसका नाम बदल दिया गया, यानी दोनों लोगों का नाम रहेगा क्योंकि दोनों लोगों का इसमें योगदान है, ठीक है। तो इसको क्या नाम देंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
यानी जब हम देखेंगे जितना भी देश का जितना संसाधन है, उन सभी संसाधनों पर जो कुछ भी देश में मिलता है, जो कुछ भी उत्पादन होता है, सारी चीज़ों पर अगर एक प्राइवेट व्यक्ति का नियंत्रण हो तो कहलाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर उन सारी चीज़ों पर एक सरकारी यानी पूरे सरकार का नियंत्रण हो या 10-15 लोग मिल के जो सत्ता संचालन करे उसका नियंत्रण हो तो समाजवादी कहलाएगा। और यदि दोनों के मिलने से अगर चल रहा है, दोनों मिल के प्राइवेट व्यक्ति और जो है सरकार दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं तो मिश्रितवादी। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जो पूंजीवादी है तो पूंजीवादी अभी नॉर्थ कोरिया को हम कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। और नहीं, नॉर्थ कोरिया में समाजवादी है, ठीक है, समाजवादी है। और कुछ देशों में अभी भी पूंजीवादी है, लेकिन अधिकतर देशों में मिश्रितवादी है। जैसे भारत भी जो है इसी में आएगा, अधिकतर देशों में मिश्रितवादी है। केवल सरकार का पूर्ण नियंत्रण जो है अगर कहीं देखने को मिलता है तो उत्तर कोरिया में, ठीक है, उत्तर कोरिया में जो है ऐसा देखने को मिलता है। और वहाँ का नियम सबसे जो है खराब नियम वहाँ लगता है हमको, वहाँ का नियम, ठीक ना। नियम वहाँ पे ये बनाया गया है कि अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो केवल उसको सजा नहीं दी जाएगी बल्कि उसके पूरी की पूरी पीढ़ी को सजा दी जाएगी। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ का कानून सही नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए जो है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा भी जाता है। तो वहाँ की कभी भी अमीरी गरीबी को किसी को दिखाया भी नहीं जाता है। कभी हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में, से उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती नहीं है अच्छे से, ठीक ना, क्योंकि वहाँ जो है कुछ फिक्स्ड किया गया है, कुछ भी कोई बाहर जो है दिखा नहीं सकता है, ना बाहर की चीज़ें देख सकता है। तो ये चीज़ें जो है वहाँ पे बताई गई हैं। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक ना। अभी तक हम लोग देख चुके हैं दो चीज़ें, ठीक है। एक तो यहाँ पे हम देखें कि किसका नियंत्रण है और एक खुलेपन के आधार पर। अब हम देखते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विकास के आधार पर अगर हमको देखना है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण अगर करना है तो यहाँ हम देखते हैं इसे भी 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसको भी 3 भागों में बांटा जाएगा विकास के आधार पर भी। तो यहाँ जब हम 3 भाग इसके करते हैं तो सबसे पहला हमें मिलेगा जिसका नाम है अल्प विकसित, अंडर डेवलप्ड, विकासशील, डेवलपिंग, और लास्ट है क्या, विकसित, डेवलप्ड। यहाँ पे हम देखते हैं अल्प विकसित और विकासशील और फिर विकसित। अल्प विकसित का मतलब है कि जब किसी देश में 5%, जब किसी देश में 20 से 25% कह सकते हैं, ठीक ना, 20 से 25% के आसपास, 20 से 25% केवल उद्योग हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। उद्योग धंधे, सेवा, बाकी पूरा का पूरा जो है यहाँ कृषि पर निर्भर हो, ठीक है, यहाँ कृषि पर लोग निर्भर हों। इस देश के लोग पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हों, करीब 80 से 85% लोग, तो क्या कहलाएगा, अल्प विकसित कहलाएगा। लेकिन जब किसी देश में हमको देखने को मिले कि करीब 60% के आसपास यहाँ उद्योग धंधों पर निर्भर हों लोग और सेवा सर्विस में वहाँ पे लोग जुड़े हुए हों, ठीक है, सेवा क्षेत्र में, तो उसको क्या कहलाएगा, उसको हम लोग नाम देंगे विकासशील। और विकसित का मतलब क्या होता है कि करीब 95% के आसपास लोग जो है उद्योग धंधे में हों, सेवा क्षेत्र में हों, केवल 5% ही कृषि पर हो, तो उसको हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
अल्प विकसित में कौन कौन आते हैं, तो अफ्रीका के अधिकतर देश अल्प विकसित में आते हैं। विकासशील में अभी भारत भी आ गया है, और विकसित में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के अधिकतर देश आते हैं। चाइना भी अब इसी में आ गया है। इसका आगे भी वर्गीकरण किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और 4 अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है। अभी तो ये 3 है, इसको 4 कर दिया गया है। उसका रीजन था कि बार बार चाइना जो है कहता था हम इसमें है और सुविधा लेता रहता था, तो इसीलिए उसको कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके द्वारा जो है सब किया जाता है। तो इसके लिए एक व्यवहारिक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं जो किताबों में मिलता नहीं है, ठीक ना। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसके लिए। चलिए, एग्जाम्पल में ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो है घर था, ठीक है। 3 ऐसे घर हम एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन 3 घरों में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, इनकी संख्या 10 है। हर घर में 10 लोग रहते हैं। ये 3 घर है, ABCD करके इसको हम नाम दे सकते हैं, और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या 10 है। अब हम देखने जाते हैं इन तीनों घरों के बारे में। हमको इनके अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। हम देखते हैं कि यहाँ के केवल करीब यहाँ 85% का, मतलब यहाँ पे हमेशा नहीं, थोड़ा कठिन नहीं करते हैं, इसको आसान बनाने का प्रयास करना है। तो फिर एग्जाम्पल में भी कठिनाई, तो क्या मतलब निकलने वाला है। इसको आसान किया जाए, ठीक है, देखते हैं। तो इस घर में हम देखते हैं कि यहाँ 8 लोग, ठीक है, यहाँ 8 लोग क्या करते हैं, 8 लोग खेती करते हैं, ठीक है। इस घर के 8 सदस्य जो हैं वो केवल खेती करते हैं, ठीक है। कृषि कार्य करना, पशुपालन करना, ठीक है, ये सब कार्य करते हैं यहाँ के लोग। तो इनको हम लोग देखते हैं कि 8 से 7-8 लोग जो है यहाँ पे कृषि कार्य, पशुपालन, और केवल 1 से 2 लोग ऐसे हैं जो हम इनको देखते हैं कि किसी उद्योग धंधे में है, किसी फैक्ट्री में है, या फिर किसी सर्विस में है, किसी नौकरी पर लगे हुए हैं। केवल 1 से 2 लोग हैं। बाकी 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं। तो ये परिवार नंबर 1 की बात है। जब हम परिवार V पे जाते हैं ना, यहाँ की जब हम चर्चा करने के लिए पहुंचे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल 4 से 5 लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। खेती करने वाले यहाँ आप केवल 4 से 5 लोग हैं, कृषि और पशुपालन को मिला के। बाकी यहाँ से 2 से 3 लोग फैक्ट्री में कार्य करने वाले हैं, और 2 से 1 लोग करीब जो है यहाँ पे नौकरी में है। तो हम जो है इस परिवार के बारे में भी अध्ययन कर लिए। फिर हमने कहा जब 2 परिवार देख ही लिए हैं तो तीसरा परिवार भी देख लेते हैं। जब इस परिवार के यहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 9 लोग सीधे सर्विस में हैं। सर्विस में है मतलब नौकरी में है 9 लोग, ठीक है। 9 लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी और फैक्ट्री मिला के। केवल एक व्यक्ति या फिर हमने इससे बात भी किया तो कहा कि पहले ये भी नौकरी पे था, आज किसी कारण बस खेती में है, या फिर जो है 2-4 दिन में इसकी भी नौकरी लगने वाली है। तो ये 3 परिवार का जब हम अध्ययन किए तो हमें पता चला
कि इन तीन परिवारों में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है कि यहाँ अधिकतर लोग खेती में लगे हुए हैं ना, तो इन्हीं को हम नाम क्या दे दिए, इन्हीं को हमने कह दिया कि ये अल्प विकसित हैं, इनका विकास बहुत कम हुआ है, तो इनको हम रखेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। यहां आगे यहाँ लगा कि कुछ विकास हो चुका है और अभी विकास चल रहा है, तो नाम देंगे विकासशील। विकास चल रहा है तो नाम दे दिए विकासशील अर्थव्यवस्था। और यहाँ विकास हो गया है लगभग, तो यहाँ नाम देंगे विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, विकसित अर्थव्यवस्था। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से काफी आसानी से समझ आया होगा। ये तीनों शब्द कठिन तो जरूर हैं, लेकिन इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने जाने वाली। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो ये अल्प विकसित, विकासशील और विकसित, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं। तो अब क्षेत्रक के आधार पर अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाएगा, और क्षेत्रक के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रक के आधार पर हम देखते हैं, ऐसे तो पंचम क्षेत्रक तक भी जाता है, बट हमें तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देख लेते हैं। पहला कहलाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्रक, और तृतीयक क्षेत्रक। तो हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनको याद रखेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है, इसी को प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको निर्माण या विनिर्माण भी, और इसको सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी जितना उत्पादन हो रहा है या वहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं, ठीक है, केवल केवल कृषि से जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है ना, सीधे प्रकृति से यहाँ पे अगर उत्पादन हो रहा है, पशुपालन किया जा रहा है, ठीक है, तो मुर्गी पालन किया जा रहा है, कुक्कुट पालन किया जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे खनन करना, मुर्गी पालन करना, ठीक है, बत्तख पालन करना, कृषि करना, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। किसी के पास एलायंस की मुर्गी नहीं होगी, टाटा की बत्तख नहीं होगी, ठीक है, किसी कंपनी की थोड़ी होगी, वो प्रकृति है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको नाम दिया जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। जैसे आलू इस समय तैयार हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात हम कह देंगे कि जो है, जैसे सेब के समय में होता है तो हम कहते हैं काश्मीरी सेब है, ठीक है, तो इसका ये मतलब ना है कि वो जो है बनाया जा रहा है कश्मीर में, नहीं, उत्पादन कश्मीर में हुआ है। हाँ, हो सकता है उसकी प्रजाति वगैरह थोड़ी सी कुछ उसमें अलग अलग तरीके के, जैसे अभी तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसको निकलेगा तो वृक्ष से ही, ठीक है, प्रकृति से ही वो निकला हुआ है, तो इसको नाम दिया जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं। फिर द्वितीयक में यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज निर्माण किया जाएगा, कुछ बनाया जाएगा, यहाँ बनता है, या फिर विनिर्माण किया जाएगा। निर्माण या विनिर्माण मतलब है कि आलू तैयार, यहाँ से उत्पादन हुआ आलू का, लेकिन यहाँ क्या किया गया, इसी आलू से बन गया चिप्स, ठीक है।
या फिर यहाँ से कपास उत्पादन हुआ और इस कपास से यहाँ बन गए वस्त्र, यहाँ वस्त्र बना दिए गए, ठीक है। और उस वस्त्र को हम देख रहे हैं कि वहाँ किसी तरीके से थोड़ा सा कट गया और उस पर हम लोग चिपटी साट दिए, ठीक ना, माने उसमें फिर से विनिर्माण कर दिया गया। क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। कारखाने, फैक्ट्रियां, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोल निकाला यहां से गया है, लेकिन इसको क्या किया गया है कि यहां शुद्ध किया गया जब ना, तो ये पहले तो यूजफुल नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे इसका यूज किया जाने लगा, इसको शुद्ध किया गया, क्या कहलाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। लेकिन सर जी तृतीयक क्या कहलाएगा? तृतीयक उसको कहेंगे कि यहाँ से आपने आलू उत्पादन किया और यहाँ से यहाँ फैक्ट्री में ले जाके जहाँ चिप्स आपको बनाना है, या फिर गन्ना था यहाँ से यहाँ ले जाके आपको गुड़ तैयार करना था, तो यहाँ बीच में कोई तो आया होगा जो मदद किया, और जो यही मदद किया न, इसी को क्या नाम दिएंगे हम लोग? इसी को नाम दिया जाता है सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र। जो भी मदद किया, जो भी सेवा किया, उसी को नाम देते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र। उसको तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हम इसके लिए आपको आगे बताते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, देखिएगा ध्यान से। ये एक व्यक्ति था, ये एक व्यक्ति जो है ये चला, ठीक है। ये क्या किया कि खेत से इसने कुछ फसल उगाए, ठीक है। इसने कुछ फसल उगाया इधर, और इसमें तो ये फसल दिखेगा नहीं, कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फसल थी और ये उगाया बेचारा, और इस फसल को अब क्या किया कि यहाँ से एक मान के चलते हैं गन्ना था, ठीक है। गन्ना यहाँ से उगाया और इसको अब क्या किया, ये गन्ना को ले गया फैक्ट्री में, ठीक है। इस फैक्ट्री में गन्ना को ले गया और यहाँ फैक्ट्री में ले जाकर यहाँ से तैयार किया, गुड़ तैयार किया, और इसको फिर जो है दुकान पे बेच दिया, ठीक है। यहाँ दुकान पे बैठ के बेचारा जो है बेच रहा है, दुकान पे ही बैठा और यहाँ पे बेचना चालू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गन्ना बेच रहा है, तो ये इसकी दुकान हो गई। और इसी समय एक दूसरा व्यक्ति आया और ये क्या किया कि इसका यहाँ से सामान और पैसा लेके भागने लगा, ठीक है। अभी इस पूरे कहानी में हम सभी क्षेत्र को समझ लेंगे, ठीक ना। अब इसको क्या किया गया कि ये बेचारा फोन करेगा, ठीक है। किसके पास फोन करेगा? पुलिस के पास। ये आएंगे, इसको पकड़ेंगे, पिटाई होगी, दवा की जरूरत पड़ेगी, इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये सब में हमको क्या क्या देखना है? ये भी प्राथमिक क्षेत्र था, यहाँ निर्माण किया गया तो द्वितीय क्षेत्र आ गया, दुकान पे बेच रहा है तो तृतीय क्षेत्र। एक ही आदमी तीनों क्षेत्र में आ गया, लेकिन यहाँ से उत्पादन कोई और करता, तैयार कोई और करता, बेचता कोई और, तो तृतीय क्षेत्र में कहलाता। लेकिन जो ये व्यक्ति आया न, ये व्यक्ति जो आया है, तो फिर से जो यहाँ फोन लगाया गया, ये भी सेवा में आएगा। जितने भी यहाँ पे जो कुछ भी सेवा का काम कर रहा है, ठीक, फोन लगाना, हॉस्पिटल हो गया, जितना कम्युनिकेशन का आता है, हॉस्पिटल का आता है, पुलिस आता है, एम्बुलेंस आता है, इस सब को किस में रखा जाएगा? इन सब में जो भी व्यक्ति कार्य करेगा न, उसको रखा जाता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। आप बताइए, इस व्यक्ति को
आपने यहाँ से बिठाया और यहाँ ले जाकर उतार दिया। आप बताइए इसका आप क्या किए थे, इसको आप क्या दे दिए जी? केवल यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट का कार्य किए हैं ना, तो केवल आप क्या किए हैं, सेवा किए हैं। इसकी सेवा किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो जो भी ट्रांसपोर्ट का कार्य करेगा, जहां भी आपको लगे मदद आपने किया, वो क्या कहलाएगा, सेवा क्षेत्र। इसलिए हम किस क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आएंगे। हम भी तो सेवा कर रहे हैं। ये सारी चीजें एग्जाम्पल की बात नहीं हो रही। एग्जाम्पल तो मान लीजिए हम लोग अपने से बनाते हैं, ठीक है। टीचर लोग, यही सबसे बड़ी बात होती है, एग्जाम्पल खुद से तैयार किया जाता है। कुछ लोगों के कॉपी कर लेते हैं, कुछ अपने तैयार कर लेते हैं। हमने आपको कई सारे एग्जाम्पल बताए हैं और खुद से लगभग तैयार किया गया है। तो ये जितने एग्जाम्पल हैं, इनके अलावा बाकी चीज़ें किताब में लिखी गई हैं, बट उन चीज़ों को आपको समझाना, ऐसे आप पढ़ने बैठ जाएं तो आपको कठिन लगेगा। हमने आपको समझा दिया, सेवा किया है। किताबों की चीज़ें, किताब की जो भी चीज़ें थी, जितनी बातें थी, आपको हमने समझा दिया, ये क्या कहलाएगा, सेवा क्षेत्र। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में इतनी सी बातें आज पहले दिन देख लिए हैं। ये अभी सिंपल बेसिक बातें हैं, आगे हम लोग देखेंगे इस क्लास में, अगली क्लास जो आएगी। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये पूरी स्लाइड आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम स्लाइड आपको बता देते हैं कि स्लाइड, सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी, ठीक ना। ये स्लाइड आपको इसलिए जो है अभी हम शेयर कर देते हैं, हर बार कहते हैं, बट सेव नहीं कर पाते थे ना, मतलब सेव नहीं, मतलब भूल जाते थे, ठीक है। इस बार इसको हम सेव आपके सामने ही कर देते हैं। सेव कहाँ से होगी, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। सारे पेज जो है यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी पेज हैं सब सेव हो चुके हैं और आपके पास जो है भेज दिए जाएंगे, ठीक है ना। सेव हो रहा है सब। तो मिलते हैं हम लोग, और ये आपको शेयर भी कर दिया जाएगा जितना भी पेज है। तो तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। देखते रहिएगा हमारी क्लासेस को।